नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कसम किसान की खाते हैं। क्या राजनेताओं और राजनीतिक दलों के लिए अब यही वो नारा है जो उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों के भीतर आने वाले चुनाव में जीत की रणभेरी बजाने में सहायक हो सकता है? गेहूं के खेतों में बोने से लेकर काटने तक में 5 महीने का समय लगता है, तब किसान की झोली भर पाती है। धान को खेत में रोपने से लेकर काटने तक में 4 महीने का समय लगता है, तब आपका हमारा पेट चावल से भर पाता है। गन्ना बोने से काटने तक में कम से कम 8 महीने का वक्त तो लगता है, लेकिन क्या वोट के रूप में किसान वो सियासी फसल बन चुका है जिसकी बुआई यूपी के राजनीतिक मैदान में शुरू हो चुकी है और उस वोट बैंक को अपने फायदे के हिसाब से काटने का वक्त 4 महीने के भीतर आने वाला है? इस सवाल की जमीन बना है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का वो जिला जो प्रदेश की कृषि आधारित जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। इस हफ्ते लखीमपुर यूपी में किसानों के वोट के लिए सबसे ज्यादा नेताओं का योगदान पाने वाला जिला बन गया है। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है। उनका मर्डर किया जा रहा है। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार। पूरी इस प्रदेश की पूरी पुलिस फोर्स जो विपक्ष के नेता हैं उनको रोकने में लगी हुई है। हम लोग ऐसे अंदर आ रहे हैं जैसे हम किसी तरह के चोर हैं और जिसने अपराध किया वो टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। 2,53,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वायदा किया था, वह तो नहीं किया। 3 काले कानून लाकर उन्हें उनकी जमीन से भी वंचित करने का काम किया। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। दिन के उजाले में आप रोन देंगे गाड़ी से किसी को? यानी देश चलेगा संविधान से या किसी एक बेटे के जहालत से और उसकी हैवानियत से? जब कोई किसान संघर्ष या आंदोलन में अपनी जान गंवाता है तब उसे हम मृतक नहीं कहते, उसे हम शहीद कहते हैं। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा। कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात करते हैं? किसान अपने खेत में देश और दुनिया के लिए अन्न उगाता है। किसान की मेहनत से आम आदमी का पेट भरता है। किसान धरती का सीना चीरकर देश के आर्थिक प्रगति का उत्पादन करता है। लेकिन किसान को ही खेत बनाकर क्या वोट की फसल उगाने वाली राजनीतिक खेती अब चरम पर पहुंच चुकी है? साल भर होने वाला है जब देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन की शुरुआत हुई। इस दौरान स्थानीय निकाय से लेकर पंचायत और विधानसभा चुनाव भी थे। किसी चुनाव में किसान आंदोलन का सीधा और बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिला। फिर भारत के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से 5 महीने पहले 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आंदोलन करते किसानों पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के नाम से जुड़ी थार जीप चढ़ जाती है। 4 किसान समेत 8 लोग मारे जाते हैं। छह दिन बाद मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश होता है। इन 6 दिनों में उत्तर प्रदेश की सीमा पर चलते किसानों के आंदोलन का प्रवेश राज्य के भीतर तक हो जाता है। प्रियंका गांधी हिरासत में लिए जाने के बाद गिरफ्तार होती हैं, फिर रिहा होकर पीड़ितों से मिलती हैं। राहुल गांधी दिल्ली से लखीमपुर तक आकर मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किसानों के घर पहुंचते हैं। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी आते हैं। पंजाब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भी लखीमपुर लाए जाते हैं।
पंजाब में कांग्रेस की अंतरकलह के जन्मदाता सिद्धू भी पीड़ितों से मिलने आते हैं। क्या सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से चलते आंदोलन के बाद किसानों के मुद्दे का उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्से तक पहुंच जाना भारत की राजनीति में पहली बार कुछ बदलाव कर सकता है? क्या कसम किसान की खाने वाले राजनेताओं पर वोट का भरोसा नेता कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में करीब 14 करोड़ 50 लाख वोटर हैं, जिनमें से 8 करोड़ 50 लाख मतदाता का यूपी में कहीं ना कोई संबंध कृषि से जरूर है। 3 विश्लेषकों की राय का ट्रेलर सबसे पहले देखते हैं। कहीं भी इस तरीके का इंसिडेंट होगा तो और चुनाव पास में हो तो असर तो उसका पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है और लोगों में नाराजगी है वहाँ पे। किसानों के वोट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम ये देखते हैं कि किसानों ने क्या किसी एक खास पार्टी के साथ वोट किया, कभी कभी किसी चुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा किसी इलाके में कि किसान गोलबंद हुए और उनका वोट किसी एक खास पार्टी की तरफ गया, लेकिन उनकी गोलबंदी भी ऐसी गोलबंदी नहीं होती है जितना हम समुदायों के वोटरों की गोलबंदी के हिसाब से देखते हैं। और चूंकि अब आने वाले चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का है और इस आंदोलन की जो दिशा है वो अभी तक उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर ही केंद्रित रही है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पर इसका असर पड़ना तो स्वाभाविक है। किसानों के मुद्दे का आने वाले चुनाव पर असर कितना, इस सवाल का जवाब मुजफ्फरनगर में हुई किसान पंचायत से लेकर लखीमपुर में किसानों की मौत तक के बाद जारी राजनीति में छिपा है। क्या किसानों के हित के कसमधारी विरोधी 2017 में बीजेपी के ऐतिहासिक वोट शेयर को तोड़ पाएंगे? जब बीजेपी को 41% वोट हासिल थे, समाजवादी पार्टी को 22%, बीएसपी को 22% और कांग्रेस को 6% वोट मिला। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सबसे आगे मानी जा रही अखिलेश यादव की पार्टी के मुकाबले किसानों के लिए मुखर होकर कांग्रेस ज्यादा नजर आई। 3 अक्टूबर को ही लखीमपुर के लिए निकली प्रियंका गांधी की प्रशासन से तनातनी हुई। मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, छू के देखो मुझे, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? फिर हिरासत में प्रियंका गांधी को लिया गया। राहुल गांधी का दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से लखीमपुर आना। अंत में 6 अक्टूबर को राहुल प्रियंका का पीड़ित किसान परिवारों से मिलना। परिजनों को गले लगाने वाले राहुल प्रियंका की ये तस्वीरें बहुत सुर्खियों में आई। एक देश में एक गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगता है कि वो गाड़ी के पहियों के नीचे 6 किसानों को उसने कुचला है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? आप बताइए, सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, क्या ये पॉलिटिकल इशू नहीं है? कैसे? जो देश की जनता का दुख है, दर्द है, किसानों का दर्द है, कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल इशू नहीं है? हम पॉलिटिक्स में क्यों हैं? घर पे बैठकर सरकार की तारीफ करने के लिए? किसान आंदोलन तो 1 साल से लगभग चल रहा है, लेकिन मुद्दे पर लखीमपुर से ही राजनीतिक दलों ने अपने आंदोलन को गति दी। सड़क पर कांग्रेस भी दिखी और समाजवादी पार्टी भी। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जाति और धर्मगत वोट तो अलग अलग इलाके में अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं, लेकिन किसान वोट लगभग हर सीट पर एक बड़ी तादाद में होता है। क्या लखीमपुर से किसानों की हितैषी होने की होड़ बड़ा असर वोटिंग के दिन तक डाल पाएगी? राजनीति में और जो भी डिस्कशंस हमारे यहाँ होते हैं सामाजिक और हर स्तर पर, उस पर तो पड़ ही रहा है। और चूंकि अब आने वाले चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का है और इस आंदोलन की जो दिशा है वो अभी तक उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर ही केंद्रित रही है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश पर इसका असर पड़ना तो स्वाभाविक है। ये बात अलग है कि अभी तक इसका असर केवल उत्तर प्रदेश के एक ही भाग में सीमित रहा था, लेकिन अब चूंकि ये धीरे धीरे पश्चिम से हटकर उत्तर प्रदेश के मध्य की ओर आ रहा है, तो मुझे लगता है इसका कुछ असर तो चुनाव पर होगा ही, क्योंकि राजनीतिक दलों के अलावा लोगों के सामने भी ये मुद्दा प्रमुखता से चूँकि टेलीविज़न पर और मीडिया में छाया हुआ है।
पहले राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि किसानों की यह राजनीति यूपी के चुनाव में बहुत असर नहीं बल्कि कुछ प्रभाव डाल पाएगी। किसान अधिकतर ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाके में रहते हैं। भारत की चुनावी राजनीति के आंकड़े खंगालने पर CSDS के मुताबिक 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट शेयर ग्रामीण इलाके में 6.8% तक बढ़ा, जबकि सेमी अर्बन यानी अर्ध शहरी इलाके में भी बीजेपी का वोट शेयर 3.5% बढ़ता है। यानी गांवों के इलाके में अभी भी बीजेपी की पकड़ मजबूत है। और तब मुजफ्फरनगर से लखीमपुर तक पहुंच चुकी किसान की जमीन वाली राजनीति क्या बीजेपी के खिलाफ कोई भी हलचल पैदा कर सकती है? इस सवाल के लिए समझना होगा कि जैसे ब्राह्मण वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है, क्या ऐसे ही किसान वोट बैंक भी होता है? सवाल यह है, जब हम वोट की बात करते हैं और हम समझते हैं वोट बैंक की बात होती है, जातियों का जब जिक्र होता है, हमेशा हम कहते हैं कि फला जाति के लोग किसी खास पार्टी के समर्थन में वोट करते रहे हैं और हम 2-3 चुनावों का एक तरह से प्रमाण देते हैं। किसानों के वोट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम ये देखते हैं कि किसानों ने क्या किसी एक खास पार्टी के साथ वोट किया, कभी कभी किसी चुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा किसी इलाके में कि किसान गोलबंद हुए और उनका वोट किसी एक खास पार्टी की तरफ गया, लेकिन उनकी गोलबंदी भी ऐसी गोलबंदी नहीं होती है जितना हम समुदायों के वोटरों के गोलबंदी के हिसाब से देखते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि यादवों का वोट किधर जाता है, दलितों का वोट किधर जाता है, मुसलमान वोटर किस तरह से वोट करते हैं, उस पैमाने पर अगर हम देखते हैं तो किसान गोलबंद नहीं है वोटर के रूप में। किसान अगर गोलबंद होकर वोट नहीं देता एक मतदाता के रूप में, तो फिर राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन, आंदोलन, हिरासत, गिरफ्तारी, नारेबाजी ये सब करने में पूरी ताकत क्यों झोंकते हैं? क्या इसके पीछे कारण है किसान का नाम लेकर गांवों तक एक ऐसी हलचल को जन्म देना जिससे ग्रामीण इलाके में पहले से एक पैटर्न पर वोट देते आ रहे मतदाता के भीतर सवाल जन्म लें और उन सवालों से स्थिर चले आ रहे किसानों के वोट को थोड़ा बांटा जा सके? अब तो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला बच्चा भी कहता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। देश की दिल्ली के चुनाव में तो अभी 3 साल बाकी है, लेकिन उस दिल्ली का रास्ता दिखाने वाले यूपी के चुनाव में क्या लखीमपुर खीरी कांड का असर होगा, जहां से सांसद अजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोट साधने के लिए केंद्र में मंत्री पद की कुर्सी मिली, लेकिन 12% वोट साधने की कोशिश में क्या यूपी के 8.5 करोड़ खेती किसानों से जुड़े वोट पर खतरा मोल पड़ा है? जहां मुजफ्फरनगर की किसान पंचायत के बाद किसान वोट की चिंता का हल निकला नहीं, तब तक लखीमपुर तक किसान का मुद्दा आ गया। उत्तर प्रदेश की किसान राजनीति का ध्रुव 2 केंद्रों पर अभी दिखता है, लखीमपुर और मुजफ्फरनगर। दोनों जिलों के बीच की दूरी 9 घंटे। एक उत्तर प्रदेश का मध्य, एक पश्चिमी हिस्सा। लखीमपुर से बढ़ता आंदोलन किसानों की मौत पर इंसाफ मांगने का, और मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। क्या विरोधियों की किसान मोर्चाबंदी से बीजेपी को वाकई नुकसान होगा? पहले से लखीमपुर के हिस्से की तरफ चलकर समझते हैं। 2 चेहरे हैं। एक आशीष मिश्रा, लखीमपुर केस के मुख्य आरोपी, 6 दिन बाद पूछताछ के लिए सामने आए। दूसरे हैं मुख्य आरोपी के पिता अजय मिश्रा टेनी। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। टेनी को 3 महीने पहले केंद्र में मंत्री बनाकर गृह राज्य मंत्री का पद दिया गया। कहा गया इसके पीछे उत्तर प्रदेश के 12% ब्राह्मण वोट को साधने की रणनीति है। सवाल उठता है, फिर 3 महीने में ही 12% ब्राह्मण वोट साधने के लिए क्या 8.5 करोड़ खेती किसानी से जुड़े वोट को दांव पर लगाने की गलती पार्टी कर सकती है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आप इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
कैसा संदेश जा रहा है इस पूरे हादसे के बाद? जो आपकी सरकार, यहाँ की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ आए लखनऊ, आपने इस एक शब्द नहीं बोला इस पर, आपने इतना भी नहीं कहा कि अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, इतना भी नहीं कहा। इस घटना को हम चुनाव की दृष्टि से न देखें, मानवता की दृष्टि से देखें। ये दुखदायी घटना है और हम आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, आज सवेरे मुझे जानकारी मिली है, योगी जी भी आए थे, उन्होंने, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड नोबडी इज अबव लॉ। एक तरफ विपक्षी दल बीजेपी को किसान विरोधी बताने में यूपी के भीतर ताकत लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर केस में कहता है कार्रवाई शब्दों में नहीं, एक्शन में दिखनी चाहिए। फिर भी बीजेपी लखीमपुर के आरोपी के मंत्री प्रताप पर एक्शन छोड़िए, आंखें भी टेढ़ी नहीं करती दिखती। इस रिस्क को लेने के पीछे की राजनीति क्या है? उत्तर प्रदेश के 2017 के नतीजे बताते हैं 77 सीट ऐसी थी जहां 10,000 वोट के अंतर से जीता प्रत्याशी विधायक बन गया। 10,000 के मार्जिन से जीत हार तय होने वाली 77 सीट में 36 सीट बीजेपी ने जीती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं। इस हिसाब से इन्हें 403 विधानसभा में बांटे तो लगभग 50,000 ब्राह्मण वोटर प्रति विधानसभा पर। ऐसे में जिन्हें ब्राह्मण वोट के लिए मंत्री ही बनाया गया, उन अजय मिश्रा पर कार्रवाई होती तो संभव है ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का असर 77 सीट पर तो दिखता ही। अगर राजनीति यही है तो क्या जिस तरह जाति के वोट बंधे माने जाते हैं, वैसे क्या किसान गोलबंद होकर वोट नहीं करते? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ज्यादा गोलबंद हैं, इस मूवमेंट में उनकी साझेदारी ज्यादा है। तो जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे अगले साल, तो उम्मीद कर सकते हैं कि वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं वो गोलबंद ज्यादा होंगे। और गोलबंद किस आधार पर होंगे? मुझे लगता है वो बीजेपी के विरोध में गोलबंद होंगे। अब किस पार्टी को वोट करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाएंगे, मुजफ्फरनगर की बात करें, और उससे जब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने लगेंगे, तो वहां पर किसान, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, उससे वो अपने आप को करीबी नहीं पाते, क्योंकि थोड़ी इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान उतने संपन्न नहीं है जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। तो किसानों का वोट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनका वोट ज्यादा गोलबंद होगा बीजेपी के खिलाफ। लेकिन ज्यों ज्यों हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाएंगे, किसानों का वोट बिखरा हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। इनको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए आप देखिए, कांग्रेस जितनी आक्रामक होकर लखीमपुर में दिखती है, उतनी आक्रामक बीएसपी नजर नहीं आती, क्योंकि मायावती की पार्टी की पॉलिटिक्स में भी अभी ब्राह्मण वोट का जुड़ाव है। लखीमपुर से बढ़कर मुजफ्फरनगर की तरफ आए तो किसान का वोट किस करवट जाएगा, इसे जानने में सितंबर की महापंचायत की भीड़ देखिए। ऐसी भीड़ क्या पोलिंग में भी किसी रणनीति के तहत वोट में तब्दील हो सकती है? ये जानने से पहले राकेश टिकैत के 2 बयान सुनते हैं। चीज से तो सरकार वो करती है कि हम उसकी वोट कितनी उसको दिलवा सकते हैं, तो भी सरकार हमारा काम करेगी। तो देश की जनता ने उनकी सरकार बनवाई, और ये है कि उसकी वोट कितनी कट जाए तो भी वो सरकार काम करेगी। तो सरकार कौन से तरीके से काम करना चाहती है तो सरकार को बता दे, तय कर दे। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि जनता यहाँ पे धरने देगी, वो सरकार बातचीत भी नहीं करेगी। तो हम भी जाएंगे गांव के लोगों को अपना 15 तारीख में पुतला दहन होगा, 18 तारीख में ट्रेन है वो रुकेगी 6 घंटे, और 26 तारीख में मीटिंग होगी, और पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश में उनकी कलश यात्राएं निकलेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध से लेकर किसानों की मौत तक, राकेश टिकैत क्या वाकई बीजेपी के खिलाफ चुनाव में किसानों को लामबंद कर पाएंगे? हमने एक रिसर्च निकाली है जो कहती है 2017 में 5 एकड़ तक खेती के मालिक 8% किसानों ने वोट दिया, जबकि पेशे के आधार पर बांटे तो 9% वोट देने वाले खेतीहर मजदूर आए। 5 एकड़ से ऊपर यानी समृद्ध किसान जो वोट देने आए, करीब 1% ही रहे। यानी किसानी से जुड़ा वोटर का बड़ा वर्ग छोटे किसानों और मजदूरों का है। एक्सपर्ट मानते हैं कि आंदोलन करते लोगों की पहचान तो किसान के रूप में होती है, लेकिन जब ये वापस अपने इलाके में पहुंचते हैं तो फिर से किसान नहीं बल्कि अपनी अपनी जात के खांचे में बंटकर वोट करते हैं।
किसान वोट, अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का इतिहास देखें तो किसानों का मुद्दा कभी भी उत्तर प्रदेश को एक स्टेट लेवल पर बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे रहे हैं उनका असर केवल 2 या 3 जिलों तक सीमित रहा है, जो कि राष्ट्रीय लोकदल की अभी तक के जो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उससे देखा जा सकता है कि वो 4 जिलों के आगे कभी बढ़ नहीं पाए, जबकि वो पूरी तरह से किसानों की राजनीति करने का ही दावा करते हैं। इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जहाँ फसल अच्छी होती है, गेहूं, चावल, गन्ना सभी कुछ होता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये मुद्दा, चाहे वो गन्ना किसानों का हो चाहे अन्य किसानों का, 2 या 3 जिलों के अलावा पूरे प्रदेश में कभी हावी नहीं हुआ। यानी मुजफ्फरनगर से लखीमपुर तक किसानों का मुद्दा तो है, लेकिन ये चुनाव में वोट के रूप में बड़ा असर डालेगा, ऐसा सीधा नहीं माना जाता है। चुनाव में अभी 5 महीने बाकी है। आगे इस मुद्दे को विरोधी दल जिंदा रखकर लंबी लड़ाई लड़ पाएंगे, जैसी अभी लड़ते दिख रहे हैं। सवाल ये भी है 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी होगी सरकार के सवाल के बीच में क्या एक थार आ गई, वो थार जिसके नीचे दबकर किसानों की जान गई। अब किसान नाराज भी हुआ तो फायदा किसको होगा? उस कांग्रेस को जो पिछले कई दशक से चौथे नंबर पर चल रही है, उस समाजवादी पार्टी को जो दूसरे नंबर की लड़ाई में खुद को खड़ा दिखा रही है, या बहन जी की पार्टी को? उससे भी बड़ा सवाल, अक्टूबर का लखीमपुर मुद्दा क्या फरवरी तक जिंदा रह पाएगा? कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार। और बीएसपी की प्रमुख मायावती, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वायदा किया था। वह तो नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर 3 काले कानून लादकर उन्हें उनकी जमीन से भी वंचित करने का काम किया है। नंबर 2 पर रही समाजवादी पार्टी, नंबर 3 पर रही बीएसपी, नंबर 4 पर रही कांग्रेस। तीनों दल नंबर 1 बनने की कोशिश में किसानों के साथ खुद को खड़ा दिखाने में उतरते हैं। कांग्रेस सबसे आगे प्रदर्शन में अभी है, तो क्या कोई फायदा चुनाव में मिल पाएगा? यूपी की राजनीति के गहन जानकार विश्लेषक शरद प्रधान और रतन मणिलाल से समझिए। ये बड़ा मुश्किल है कहना, कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि इस कांग्रेस के पास संगठन की बहुत बड़ी कमी है, और अगर कांग्रेस ने जो है मेहनत करना शुरू कर दी होती साल भर पहले, तो आज कांग्रेस की स्थिति बहुत अलग होती, खासतौर से इस वजह से कि प्रियंका गांधी ने बड़े सक्रिय रूप से एक लीडरशिप क्वालिटी दिखलाई है और किसानों के लिए वो कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई। तो कांग्रेस को अगर लाभ मिलता है तो वो शायद उन्हीं क्षेत्रों में मिल सकता है जहां पर उनका अपना एक ज़मीनी समर्थन भी हो। लखीमपुर में कांग्रेस का ज़मीनी समर्थन होने के अभी तक तो कोई संकेत नहीं थे, लेकिन इस मुद्दे के बाद जिस तरह से उनको एक प्रदर्शन मिला है, फुटेज मिली है मीडिया में कि किसानों से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं वगैरह, तो उनको थोड़ा सा एक सिंपैथी फैक्टर उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन बड़े स्तर पर कांग्रेस को किसानों का समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे अभी मुश्किल लगता है। पूरी कोशिश करके भी अगर कांग्रेस को कमजोर संगठन के कारण फायदा नहीं मिलना, तो क्या तीनों दलों की लड़ाई में बीजेपी विरोध का किसान वोट बट जाएगा? कि किसान के रूप में जब वोट करेंगे तो उस पार्टी को फायदा हो सकता है जो किसानों के मुद्दों को सामने लाएगा। उन्हीं पार्टियों को फायदा होगा जो शायद लोकल मुद्दों को भी किसान के मुद्दों में समावेश करने में सक्षम हो। विपक्ष भले किसान करे, लेकिन राजनीतिक जानकारों की राय ये भी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लेकर पीएम उज्ज्वला योजना जैसी ऐसी कई योजनाएं भी हैं, जिनका फायदा पहले के चुनावों में ग्रामीण इलाके से खासकर बीजेपी को बड़ी बढ़त दिलाता रहा है। ऐसे में कसम किसान की खाने वाला विपक्ष क्या सियासत का वो कर्म कर रहा है जिसका फल मिलना कठिन दिखता है? कसम किसान की खाने वाली राजनीति में सबसे आगे लखीमपुर की घटना के बाद
कांग्रेस दिखती है। कांग्रेस जिसका उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चुनावी प्रदर्शन चौथे नंबर पर ही चला गया है। अब प्रियंका और राहुल का लखीमपुर में एक्शन देखने के बाद पूछा गया कि क्या इसका रिएक्शन चुनाव में सीट पाकर दिख सकता है। देश में चुनावी जीत का मैनेजमेंट संभालने वाले प्रशांत किशोर हाँ में जवाब कहते हैं नहीं, उम्मीद नहीं है। फिर कांग्रेस किसानों के लिए इतनी सक्रिय क्यों हुई? कहा जाता है कि इसके लिए यूपी के राजनीतिक इतिहास में पीछे चलकर अगर 60 के दशक में हम पहुंचेंगे तब तस्वीर समझ में आएगी। अगर आज से 40 साल पहले लखीमपुर जैसा कांड होता तो इस देश के लाखों करोड़ों किसान चौधरी चरण सिंह की एक आवाज पर उनके पीछे खड़े हो जाते। भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो चौधरी चरण सिंह किसानों के सबसे बड़े नेता। 3 साड़ी रोज बदलती थी। अरे बुलंदशहर के लोगों, तुम्हारे गांवों में भी लोग हैं जिनके यहाँ 2 वक्त खाना नहीं बनता है, तो 2.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक ऐसा नेता जिसने अपने दम पर किसानों को हिंदुस्तान की सियासत की दूरी बना दिया। इसीलिए आज चाहे कोई भी दल हो, किसानों को रिझाने के लिए चौधरी साहब को याद करना ही पड़ता है। हिंदुस्तान में 70 साल का इतिहास है कि जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब एक बार हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर के दाम कम हुए थे, खाद के दाम कम हुए थे। उसके बाद ये पहली सरकार दिल्ली में ऐसी आई है, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, चौधरी चरण सिंह के कदमों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने बीजेपी का दिल खोलकर साथ दिया। किसानों के इस एक तरफा वोट का ही नतीजा था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन पिछले 4.5 सालों में हालात बहुत बदल चुके हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और खासकर जाटों की नाराजगी बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा रही है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का आरोप बीजेपी सांसद और गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लग रहा है, उसमें विपक्ष खासकर कांग्रेस को वापसी की उम्मीद दिख रही है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमने पहले भी कहा है, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो निष्पक्ष जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक ये मंत्री रहेंगे, क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री हैं। ये सारे डिपार्टमेंट उनके अंडर आते हैं। तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि वो इस देश को क्या संदेश भेज रहे हैं। क्या ये संदेश है उनका कि जो सत्ता में है, जो भाजपा में है, वो कुछ भी कर सकता है, वो लोगों की हत्या भी कर सकता है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा? क्या ये संदेश है उनका? क्या उनकी कोई इस देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपने कैबिनेट में वो एक ऐसे मंत्री को रख रही हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जिसके बेटे पर आज ये आरोप है, चश्मदीद गवाह हैं, तो वो क्यों है इनकी मंत्रालय में? लखीमपुर कांड से पहले और बाद में किसानों को लेकर हो रही राजनीति से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी के बावजूद आने वाले विधानसभा चुनावों में अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी। बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि बिल का विरोध करने वाले किसानों से होने वाले नुकसान की भरपाई का रास्ता तलाश रही है ताकि उसका हश्र कांग्रेस जैसा न हो। दरअसल एक वक्त था जब चौधरी चरण सिंह के जरिए उत्तर प्रदेश में किसान कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस से ही चौधरी चरण सिंह ने 1952, 1962 और 1967 का विधानसभा चुनाव जीता। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री के तौर पर 1952 में जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की उपलब्धि चौधरी साहब के ही नाम है। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का खुलकर विरोध करते थे और आखिरकार उन्होंने 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय क्रांति दल नाम से अपनी पार्टी भी बना ली। उत्तर प्रदेश के 1969 के चुनाव में बीकेडी का प्रदर्शन आजादी के बाद किसी भी गैर राजनीतिक दल का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। वहीं चुनाव में कांग्रेस बिछड़ गई और चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। माना जाता है कि चरण सिंह के कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद पार्टी का किसान वोट बैंक घटता गया और धीरे धीरे देश के सबसे बड़े सूबे से कांग्रेस पार्टी की धमक खत्म होती चली गई। आखिरी बार 1985 में कांग्रेस ने 269 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद यूपी की राजनीति में कांग्रेस का सूरज
अस्त होता चला गया। 1989 में कांग्रेस पार्टी 94 सीट, 1991 में 46, 1993 में 28, 1996 के चुनाव में 33, 2002 में 25, 2007 में 22, 2012 के चुनाव में 28 और 2017 में तो कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर ही सिमट गई। अब जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान प्रियंका के हाथों में है तो पार्टी के नेताओं को चमत्कार की उम्मीद है। लखीमपुर कांड में प्रियंका जिस तरह से सड़क पर सक्रिय हुई, उससे पार्टी को किसानों की हमदर्दी मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लखीमपुर खीरी कांड कांग्रेस की वापसी का दरवाजा खोलने की हिम्मत रखता है? क्या चौधरी चरण सिंह के सहारे कभी किसानों की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस अगले साल के चुनाव में कुछ कमाल कर सकती है? इस सवाल पर लोकनीति CSDS के निदेशक संजय कुमार जवाब देते हैं। बहुत टेढ़ी खीर है। आपने जिस बात का जिक्र किया वो तो जरूर है कि एक समय था जब चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे और अगर वो एक कॉल देते थे तो किसान उनके पीछे चल पड़ते थे। लेकिन जब वो जैसे ही वो कांग्रेस से अलग हुए तो पहले तो वो कांग्रेस के साथ थे तो किसानों का वोट कांग्रेस को मिलता था। लेकिन वो ऐसा समय था जब कोई और विपक्ष की कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। 67 और 70 के जो चुनाव होते थे उसकी तुलना आज के चुनाव से नहीं की जा सकती। आज कांग्रेस का जनाधार नीचे चला गया है। दूसरी पार्टियां, खासकर बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो किसानों का वोट जिस तरह से दूसरे समुदाय या दूसरे समुदाय के वोटरों का वोट बीजेपी की तरफ खिसका है, वैसे ही किसानों का वोट भी बीजेपी की तरफ खिसका है। जो कुछ यूपी में हो रहा है, जो कुछ लखीमपुर में घटनाएं घट रही हैं, कांग्रेस चाहे जितना भी जोर लगा ले, जितना दम लगा दे, कांग्रेस विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे है। मीडिया का भी पूरा एक तरह से फोकस कांग्रेस पर है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद मुझे नहीं लगता कि सिर्फ लखीमपुर के कारण कांग्रेस अपना जो किसानों का जो वोट है, जो वोट बैंक है, उसको वापस ला पाएगी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इसी तरफ इशारा करते हैं, जिनके एक ट्वीट ने सियासी जगत में खलबली मचा दी। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में ग्रैंड ओल्ड पार्टी का जिक्र किया, जिसे कांग्रेसी समझा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी घटना पर आधारित जीओपी के नेतृत्व वाले विपक्ष के रिवाइवल की तलाश करने वालों को बड़ी निराशा हाथ हुई। प्रशांत किशोर के इस ट्वीट को पंजाब और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समस्या की तरफ इशारा माना जा रहा है। साथ ही इसे ये भी संकेत माना जा रहा है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस को चाहे जो लगे, लेकिन जानकारों को सिर्फ इस घटना के दम पर कांग्रेस के कमबैक की उम्मीद बहुत कम दिखती है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के मुकाबले संगठन और वोट बैंक दोनों कांग्रेस का मजबूत नहीं माना जाता है। ऐसे में यूपी के भीतर कांग्रेस की किसानों के लिए कोशिश का फायदा कहां मिलेगा? क्या यूपी में कसम किसान की खाकर कांग्रेस पंजाब की सत्ता की सुरक्षा चाहती है, जहां यूपी के साथ ही 4-5 महीने में चुनाव है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने की घटना पंजाब की राजनीति में छाई हुई है। सवाल है क्यों? राहुल गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर लखीमपुर खीरी जाते हैं। सवाल है क्यों? क्यों नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी में मारे गए पत्रकार के घर पर मौन धारण करके बैठ जाते हैं? लखीमपुर खीरी कांड को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा आक्रामक हैं और पीड़ित किसान परिवारों से मिल रहे हैं, जबकि पंजाब और लखीमपुर खीरी में बहुत ज्यादा दूरी है। इन सारे सवालों का जवाब अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव है, जिसमें लखीमपुर कांड बड़ा मुद्दा बन गया है। पंजाब किसान आंदोलन का केंद्र है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के किसान ही कर रहे हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने की घटना का सीधा असर पंजाब की सियासत से जुड़ा है और शायद इसीलिए राहुल गांधी खास तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर लखीमपुर खीरी जाते हैं। ये डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं, और डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो गया है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ।
ये देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पर जब राहुल गांधी धरने पर बैठे तो उनके दाईं तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं। ये सारी कोशिश किसान वोट से कांग्रेस को पंजाब में मजबूत करने की है, जिसके लिए राहुल गांधी लखनऊ टू लखीमपुर खीरी का दौरा करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बरेली इलाके में सिख वोटरों का दबदबा माना जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी तो यहाँ अपनी सरकार की तरफ से पीड़ितों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर देते हैं। बीजेपी अभी बहुत शक्तिशाली पोजीशन में है और जितनी ज़्यादा सीटें उसको पहले मिल चुकी हैं। ये अलग बात है कि उस चुनाव में 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का कोई रोल नहीं था बीजेपी को इतनी बढ़त देने में, वो तो मोदी का जादू था। अब देखने का मौका है कि पहली बार योगी आदित्यनाथ अपने बूते पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके शासनकाल में ये किस्सा हो गया है लखीमपुर का। अब देखें, इसको लेकर के ही जैसे बड़े जिस तरह प्रियंका गांधी ने किया, उनके पास संगठन नहीं है, वो अकेली हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। वो लग रहा था कि वाकई में जो विपक्ष को रोल अदा करना चाहिए और रिस्क लेकर के जा करके अपने आप को वहाँ पे अरेस्ट होने के बावजूद भी बिल्कुल अड़ी रही हो जाने के लिए, आखिर में गई। यही काम अगर अखिलेश यादव कर दिए होते तो शायद विपक्ष का जो उनका रोल है एज द मेन अपोजिशन पार्टी, वो और जो है दृढ़ और अच्छी तरीके से निभाया जा सकता था। कई जानकार मानते हैं कि लखीमपुर कांड के पीड़ितों से हमदर्दी जताकर कांग्रेस अमरिंदर सिंह की नाराजगी से होने वाले नुकसान की भरपाई करना चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए अमरिंदर सिंह आंदोलन करने वाले किसानों के पक्षधर रहे हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ ही एक राज्य और है जहां चुनाव होना है, वो है उत्तराखंड। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लखीमपुर से सटा एक बड़ा इलाका है जहां सिख और किसान मतदाता मजबूत पकड़ मानी जाती है। किसान वोट क्या उत्तराखंड में भी उठापटक कर सकता है? लखीमपुर कांड का असर उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। ये ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर सूबे के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे अपने क्षेत्र में एक स्टेडियम का शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन जैसे ही किसानों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अपने टेंट भी कार्यक्रम स्थल के सामने ही गाड़ दिए, जिससे अरविंद पांडे को अपना कार्यक्रम रद्द करके स्टेडियम का शिलान्यास वर्चुअली करना पड़ा। श्रद्धेय राजा जगतदेव जी की स्मृति में एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसको कराने का मकसद एक ही है कि जो हमारे गांव में छिपे हुए होनहार बच्चे हैं उनको एक अच्छा मंच मिले जहां पे वो अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, जिससे वो इस क्षेत्र का, समाज का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। लखीमपुर खीरी से सटे उत्तराखंड के तराई इलाकों में सिख और किसान काफी बहुतायत में हैं। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रैली न करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे के सहारे कांग्रेस राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है? किसान आंदोलन का कोई असर मुझे उत्तराखंड में दिखाई नहीं पड़ता। उत्तराखंड में अलग मुद्दे हो सकते हैं। मुझे तो लगता है उत्तराखंड के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार स्थिर नहीं रही है। कहने को तो बीजेपी ने पूरे 5 साल सरकार चलाए, लेकिन उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदला। लोगों में कुछ न कुछ असंतोष दिखाई पड़ता है जिस तरह से सरकार का कामकाज रहा वहां। लेकिन किसान के मुद्दे पर, किसान आंदोलन के मुद्दे पर वहां बीजेपी का विरोध करना किसी भी पार्टी के लिए मुझे लगता है जोखिम भरा होगा। पार्टी बीजेपी के कार्यकाल को अन्य मुद्दों पर विरोध कर सकती है, लेकिन किसान का मुद्दा उत्तराखंड के चुनाव में हावी नहीं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस किसानों के आंदोलन के समर्थन में पंजाब से काफ़ी लोग आते रहे हैं और उनका परोक्ष और अपरोक्ष समर्थन बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे वो आज की तारीख में पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री का आना यहाँ पे हो या फिर सिख समुदाय के तमाम संगठनों का सामने आना हो, तो मुझे लगता है कि इसका असर पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तीनों ही राज्यों पर केवल उस सीमा तक पड़ सकता है जिस सीमा तक सिख समुदाय इससे प्रभावित हुआ है। पंजाब की तरह उत्तराखंड पर भी कांग्रेस की नजर है, इसीलिए हरीश रावत के नेतृत्व में पार्टी दलबल के साथ यूपी बॉर्डर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को लगता है कि वो किसानों के मुद्दे पर जितने हमले तेज करेगी उसे उतना ही फायदा होगा। आज तक ब्यूरो। कसम किसान की खाते हैं वाली राजनीति बस वोट लेकर किसानों को भूलने के लिए ना हो,
किसान देश के मजबूत होंगे तो यकीन मानिए तभी देश में असली आर्थिक विकास हो सकता है। लेकिन किसानों का प्रयोग अपने राजनीतिक विकास के लिए ज्यादातर हमारे देश में किया गया। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।